ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ राजस्थान पीसीएस हो या फिर आपका यूपी पीसीएस हो। आप लोग देखते हैं ना, सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। विश्व गुरु बनने का मूल मंत्र, हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते रहते हैं ना, और विकसित भारत की भी बात करते हैं हम लोग, तो उसी के संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। भारत में जल्द ही पहला विदेशी विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी है और यह परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ताजा क्यूएस रैंकिंग विश्व में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय 81वें स्थान पर है। भारत में उसके प्रवेश के साथ स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है और उसकी शाखा के कामकाज और शोध आदि की गुणवत्ता पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब उसके परिषद द्वारा कुछ ठोस काम किया जाएगा। भारत में ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा है। यहाँ की ज्ञान परंपरा और अनुसंधान विश्व प्रतिष्ठित रहे हैं। तक्षशिला, विक्रमशिला तथा नालंदा विश्व का आकर्षण रहे हैं और विदेशी आप देखिए आक्रमणकारियों ने कई विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया और नालंदा में आप देखिए बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी और तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र कहा जाता है। और विश्व के पहले अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे और विश्व के पहले व्याकरणकर्ता पन्नी का क्षेत्र भी यही है। और दर्शन, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र के सभी अनुशासन भारत में प्रतिष्ठित थे और सभी विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। दूसरी ओर आप देखिए यूरोप की शिक्षा व्यवस्था 19वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में चर्च और निजी घरानों के अधीन थी। इंग्लैंड में पहली बार 1833 में प्राइमरी शिक्षा के लिए राजकोष से धन का प्रबंध हुआ और फ्रांस में राज्य क्रांति के बाद शिक्षा की ओर राज्य का ध्यान गया। यूरोप की राज्य में राजकोष से शिक्षण कार्यों के लिए धन देने की परंपरा नहीं थी। यूरोप में शिक्षा के राज्य पोषण का काम सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ और भारत में शिक्षा व्यवस्था के सभी कार्यों में राज्य और समाज एक साथ सक्रिय थे। चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार नालंदा के लिए करीब 500 व्यापारियों ने 10 कोटी स्वर्ण मुद्राएं देकर जमीन खरीदी थी और राज परिवारों ने भी विश्वविद्यालय की सहायता की थी। एक अन्य चीनी यात्री फाहान 5वीं शताब्दी में भारत आया था और उसके विवरण में भी समाज द्वारा शिक्षा तंत्र को आर्थिक सहायता देने की उल्लेख है। पृथ्वीराज विजय, कथा, सरित सागर आदि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी सहायता दी जाती थी और संपन्न नागरिकों द्वारा भी आर्थिक सहायता के उल्लेख हैं। अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, धर्मपाल, भोज आदि राजा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विख्यात हैं और प्राचीन भारत में शिक्षा पवित्र कर्तव्य था। आचार्य, विद्यार्थी, अभिभावक और राजव्यवस्था शिक्षा को पवित्र कार्य मानते थे। फिर भी कुछ एक विद्वान भारत में शिक्षा के विकास का श्रेय अंग्रेजी राज को देते हैं। ऐसे विद्वानों के अनुसार भारत को राष्ट्र बनाने का काम भी अंग्रेजी राज ने किया। तथ्य यह है कि तब भारत में ज्ञान और दर्शन की धूम थी। सर थॉमस मुनरो ने 1822 में भारतीय शिक्षा पर सर्वेक्षण के आदेश दिए। आदेश के साथ जिलाधिकारियों को एक प्रपत्र भी भेजा गया था। प्रपत्र के माध्यम से विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के नाम, अध्यापन का समय, वार्षिक या फिर मासिक शुल्क के विवरण और विद्यार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के स्रोतों की जानकारी मंगाई गई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या विद्यालयों में धर्मशास्त्र, कानून और ज्योतिष जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इस सर्वेक्षण के नतीजे अंग्रेजों के लिए चौंकाने वाले थे। सर्वेक्षण का काम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1830 तक और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1826 तक हुआ। बंगाल और पंजाब में भी सर्वे हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी के 21 जिलों के सर्वेक्षण में 1094 शिक्षण संस्थाएं कॉलेज जैसी थी। वेद, विधि शास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्योतिष अध्ययन के भी आंकड़े उत्साहवर्धक थे। सभी वर्गों, जातियों, उपजातियों के हजारों छात्र अध्ययन में संलग्न थे और इसी दौरान ईसाई मिशनरी विलियम एडम का बंगाल सर्वेक्षण ए रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन चर्चा का विषय बना। विलियम एडम के अनुसार बंगाल और बिहार के प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्कूल था। लाखों की संख्या वाले स्कूल भारत में अंग्रेजी राज्य ने नहीं चलाए। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था राज्य पोषित तो थी लेकिन राजनियंत्रित नहीं थी और यूरोप की शिक्षा व्यवस्था संगठित चर्च के नियंत्रण में थी। भारत में शिक्षा का लक्ष्य धैर्य सेवी आदर्श मनुष्य का निर्माण था और अध्यापकों और आदि के आचार्यों के प्रति समाज में आदर भाव था। तेज रफ्तार
समाज में संस्कृति और परंपरा से प्रतिबद्ध समाज गठन का काम आसान नहीं था। और आप देखेंगे कि दर्शन और गणित में अग्रणी भारतवासियों ने ऋग्वेद, उपनिषद, दर्शन आदि विषयों को लेकर विदेश से यात्राएं की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का सम्मान है, लेकिन भारत के लोगों की अभिलाषा भिन्न है। हम भारत के लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का भी कोई विश्वविद्यालय दुनिया के सभी देशों के लिए प्रिय होगा और उसके परीक्षा अन्य देशों में स्थापित होंगे। और इस दिशा में आईआईटी ने कदम बढ़ा दिए हैं। आप देखते हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट विदेशों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप सोचिए, प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में भारत आते थे लोग बाहर से पढ़ने के लिए, और इस दिशा में आईआईटी ने कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय तकनीकी संस्थान के परिषद तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका में खुलने जा रहे हैं। यही काम आप देखते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों को करना होगा, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब वे विश्व पटल पर आईआईटी जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। भारत के पास अमूल्य ज्ञान परंपरा है। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से ज्ञान परंपरा पर हमलावर रहते हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन का प्रभाव यूरोप सहित सारी दुनिया में पड़ा। जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर ने ब्राइट इंडिया कैन टीच अस में भारत का स्तुति गान किया, और ऐसे अनेक यूरोपीय विद्वान भी भारत के दार्शनिक जगत का नेतृत्वकर्ता मानते हैं, और इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। शिक्षा में श्रेष्ठता हासिल कर ही विश्वगुरु बना जा सकता है। कुछ वामपंथी लिबरल तत्व विश्वगुरु नाम से चिढ़ते हैं। विश्वगुरु सामान्य धारणा नहीं है, यह राजनीतिक विचार भी नहीं है। यह सारी दुनिया को एक परिवार जानने की अनुभूति है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, इस तरह की टॉपिक पर आप कहीं निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब बता दिया करिए कि भारत ऐसा नहीं कि पिछड़ा रहा है। भारत ने बहुत सारे विद्वान दिए, हर क्षेत्र में दिए, चाहे शिक्षा में देख लीजिए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में आप लोग देख लीजिए। अब बड़े बड़े राजनीतिकार देखते हैं ना, रणनीतिकार बनाने वाले होते हैं, अपने आप के पॉलिटिकल एडवाइजर कह देते हैं। अब देखिए कौटिल्य को देख लीजिए आप लोग, उससे अच्छा आप देखिए अर्थशास्त्री, राजनीतिकार कोई था? बिल्कुल नहीं। रणनीतिकार कोई था? बिल्कुल नहीं। यूजीसी की बात कर लेते हैं, तो यूजीसी के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इस तरह की संस्थाओं से भी, क्या इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हुई तो ये हमारा प्यारा भारत है, ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा सदस्यों में से ही विधानसभा के सदस्य ही आपकी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये पूर्व अध्यक्ष है ना विधानसभा के। कानून नहीं, सोच बदलने से रोकेंगे दुष्कर्म, ये आप देख लीजिए। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अपराध अगर आपको रोकना है तो संस्कार, शिक्षा, अच्छा इंसान बनाने की पहल करनी चाहिए। और ये आपके घर से शुरू होती है, माता पिता से शुरू होती है, और उसमें गुरुजन सभी भागीदारी करते हैं। बीते दिनों बंगाल में जिस तरह एक युवा डॉक्टर की उसके ही कार्यस्थल यानी कि अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, उससे पूरे देश के डॉक्टरों में उबाल पैदा कर दिया है। आप सोचिए, भगवान की हत्या कर दी गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धरती पर हम लोग देवी का रूप मानते हैं लड़कियों को, और डॉक्टरों को भगवान करते हैं। और उससे आप देखिए, मीडिया में आई खबरों के अनुसार यह भी इतने आश्चर्य की बात है कि वहां के प्रशासन ने इस घटना की पर लीपापोती का भी प्रयास किया। डॉक्टर आंदोलित हुए तो वहां के कई नेता और बहुत से बुद्धिजीवी कहने लगे कि देश भर में यह सब हो रहा है, पर उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। यानी कि जो लोग हम बोल रहे हैं कि कोई गुनाह कर रहे हैं, तेरे यहाँ दुष्कर्म हो तो मैं गला फाड़, मेरे यहाँ हो तो चुप लगा जाऊं, बचने की कोशिश करूं। यह प्रवृत्ति आप देखते हैं कि क्या, यह प्रवृत्ति बेहद शर्मनाक और घातक है। दुष्कर्म जैसे अपराध जहां भी हो, बिन निंदा और सजा के लायक ही होते हैं। यह बात और भी बुरी है कि एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस पीड़ित लड़की का पक्ष लेने के बजाय लगातार बचने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने खुद ने बहुत बाद में कहा कि हमसे गलती हुई है। अगर इस मसले पर आंदोलन ना होता तो मीडिया का साथ नहीं मिलता तो क्या होता, इसे तो आत्महत्या कहकर रफा दफा कर दिया गया था। आप खुद सोच के देखिए। और आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो आप देखिए विपक्ष की पार्टियां बोलना शुरू कर देंगी, ममता बनर्जी बोलना शुरू कर देंगे। अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो बीजेपी के आप देखें बोलना शुरू कर देंगे और सत्ता विपक्ष वाले चुप रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ यही खेल चल रहा है। और आप देखिए, अपराधियों को बचाने की कोशिश भी होने लगती है। बड़ा देश की राजनीति
जितनी शर्मनाक हो सकती है ना, मैं इसलिए कहता हूँ नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। आपको याद होगा कि दिल्ली में निर्भया मामले में शीला दीक्षित की इसी बात पर आलोचना की गई थी कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते ऐसा कैसे हो गया। तब भी मांग की गई थी कि ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करने से डरें। तब भी कानून बनाने में वही जल्दीबाजी दिखाई गई थी जो आज बंगाल में दिखाई गई। दुष्कर्म जैसे अपराध से निपटने के लिए कठोर कानून होना अच्छी बात है, मगर हर बार इस अपराध से मात्र कानून से निपटने की बात करना और अधिक कठोर कानून बनाना बताता है कि हमें लोकतंत्र और संविधान आदि में कोई खास यकीन नहीं है। निर्भया मामले में भी जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी को मात्र 30 दिन का समय दिया गया था वे अपनी रिपोर्ट सौंपे, और उन्होंने उसे 29 दिन में ही तैयार कर सौंप दिया था। और इसमें उन्होंने अपराध की गंभीरता के अनुसार 7 साल के मुकाबले 10 साल, 20 साल और उम्र कैद की सिफारिश की थी। साथ ही सड़कों पर अच्छी स्ट्रीट लाइट लगाने और 24 घंटे सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई थी, और जिससे कि अपराधी अंधेरे का फायदा ना उठा सकें। इन्हीं अनेक सिफारिशों के आधार पर देश में नया दुष्कर्म कानून बनाया गया। देखने की बात यह है कि इन 12 वर्षों में कितने अपराधियों को सजा मिली है, बल्कि इस बीच तो दुष्कर्म के अपराध और दुष्कर्म के झूठे केस दोनों ही बहुत बड़े हैं। क्या सड़कों की लाइटें ठीक हो सकें, सार्वजनिक परिवहन को लेकर छोटे शहरों की तो बात क्या दिल्ली में ही 24 घंटे उपलब्ध हो सका। नए कानून के बावजूद निर्भया के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा देर से मिल सकी। और आप देखिए कठोर कानून होने के बाद घटनाएं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा है कि उत्तराखंड की घटना, बस स्टैंड पर आपने देखा है उस लड़की के साथ रेप किया गया। और आप देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। मैं कहता हूं संस्कार और शिक्षा अच्छी जरूरी है अगर किन्हीं अपराधों को रोकना है तो। अब बंगाल का जो नया कानून बनाया गया उसमें भी 21 दिन में सुनवाई पूरी होने का प्रावधान है। दुष्कर्म हत्या के मामले में या ऐसे मामले जहां अपराध को अंजाम देने के बाद पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता, उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। जब भी कोई दुष्कर्मी को एक नया कानून बना दिया जाए तो एक दिन शायद यह होगा कि लोग मांग करने लगेंगे कि जैसे ही कोई पकड़ा जाए उसे गोली से उड़ा दिया जाए, जैसा कि कई साल पहले कर्नाटक में अपराधियों के साथ किया गया था। जब तक अदालत में आरोप या आप देखते हैं कि सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपित को अपराधी कैसे माना जा सकता है। त्वरित न्याय एक तरह से कानून को पीछे खिसकाकर तानाशाही को नियंत्रण देना होता है। फिर अपने यहाँ जिस तरह से जांच की जाती है उससे अनेक बार अपराधियों के मुकाबले निरपराधों को पकड़ लिया जाता है। और देखिए सवाल हमेशा उठता है कि देखिए अपराधी छूट जाए भली, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो जाए, एक कोशिश रहती है। और आप देखते हैं कि आजकल झूठे मामले भी आप लोग इनका जो लिख रहे हैं आर्टिकल, इनका इशारा उस तरफ है कि आजकल आप देखिए कुछ दुष्कर्म के, रेप के झूठे केस भी लग जाते हैं, तो उसमें अगर फांसी दी जाए तो उसका आप देखिए निर्दोष का अधिकार कहाँ जाएगा। तब ये कठोर कानून क्या बाकी अपराधियों को सजा देंगे या ये बहुत से निरपराधियों को ही बलि लेंगे? क्योंकि एनसीआरबी के ही आंकड़ों को अगर देखा जाए तो दुष्कर्म के मामले जहां बढ़ रहे हैं वहीं झूठे मामले बनाकर कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, और आप लोग देखते भी होंगे। अपने यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत धीमी है, करोड़ों मामले अदालत में लंबित हैं। यह बात एकदम सही भी है। हालांकि न्याय प्रक्रिया ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जल्दीबाजी के चक्कर में कोई निरपराध फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि बंगाल के नए कानून के अनुसार दुष्कर्म के किसी भी मामले की जांच 21 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। यह समय सीमा पहले 2 महीने थी। पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए विशेष अदालतें बनाने की मांग की गई है। निर्भया के समय यह मांग भी की गई थी कि दुष्कर्म की शिकार औरतों के लिए 1 स्टाफ क्राइसिस सेंटर हर जिले में बनाए जाने चाहिए, लेकिन यह बात भी शायद ठंडे बस्ते में चली गई। और हमारे देश की विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो बड़ा हाय हाय मचने लगता है। शासन प्रशासन नेता सब जाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर भूल जाते हैं। फिर कोई घटना घटती है फिर जाग जाते हैं। सरकारें अपनी असफलता को छिपाने के लिए अक्सर कठोर कानून की बात करती हैं, और पर जैसे ही उनके यहाँ कुछ होता है वहां लोग सबसे पहले अंगुली उसी स्त्री की तरफ उठाते हैं जिसके खिलाफ अपराध हुआ है। निर्भया मामले में भी कई लोग कह रहे थे कि इतनी रात में वह अपने पुरुष मित्र के साथ क्यों घूम रही थी, जैसे कि पुरुष मित्र के साथ घूमना कोई अपराध हो, बाहर के लोग किसी लड़की का दुष्कर्म करें। बंगाल में भी हमने ऐसी ही बातें सुनी कि सेमिनार रूम में वह लड़की क्या करने गई थी। अरे सवाल पूछता हो तो अपराधियों से पूछो कि वे वहां क्या करने गए थे। बात साफ है कि जब तक समाज और लोग महिलाओं के प्रति अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक सिर्फ कठोर कानून बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेखिका साहित्यकार हैं, इनका नाम है क्षमा शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। जिज्ञासा, नित्य नया जानते सीखते
रहना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जब तक हम अर्जित ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और कौशल को अद्यतन समृद्ध करते रहेंगे, तभी तक विकास की ओर प्रशस्त रहेंगे। हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों मनुष्य के भीतरी और बाह्य चराचर जगत की घटनाओं की कार्यप्रणाली और परिणामों को समझने बूझने में सहायता होती है। नवजात शिशु में कौतूहल उच्चतम स्तर पर का रहता है। उसका हृदय जिज्ञासा में कुलबुलाता है और कि हाथ लगी किसी भी वस्तु को गिराने, उछालने, तोड़ने, मरोड़ने से क्या होगा। और प्रश्न करना मस्तिष्क की कल्पनाशील प्रकृति दर्शाता है। जिज्ञासा का अर्थ है कि मन उर्वर और जीवंत है और विभिन्न कार्यकलाप घटनाओं के कारणों को जानने के लिए उत्सुक है। और शिशुओं की भांति शीर्ष विज्ञानियों के मन में कौन, क्या, कहाँ, कैसे और कब जैसे प्रश्न उमड़ते रहते हैं। इन प्रश्नों के समाधान की तलाश में उपलब्ध ज्ञान में समृद्धि का सिलसिला चलता रहता है। जिज्ञासा को अनुत्तरित छोड़ देने या इसे बाधित करने की चेष्टा प्राकृतिक विधान के प्रतिकूल है। और सच्चे ज्ञानी को की भांति अच्छे शिक्षक को बोध रहता है ज्ञान का कोई छोर नहीं है, यह कितना भी हो पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए अपने ज्ञान पर अहंकार तो दूर, अभिनव अवधारणाओं से स्वयं को सुसज्जित करने के लिए सदा उसके आंख कान खुले रहते हैं। जिज्ञासु व्यक्ति अर्जित ज्ञान से संतुष्ट नहीं रहता, वह सदा स्वयं को शिक्षार्थी मानता है और यही भाव वह अपने शिक्षार्थियों में चाहेगा। जिज्ञासा का सृजनशीलता से गहरा साहचर्य है। प्रकृति के विस्मय और घटनाएं जिज्ञासु के अंतःकरण को झकझोरती हैं। टिमटिमाते सितारों तथा प्रकृति की मनोहारी छटाओं से अभिभूत जिज्ञासु से बुझने में मनोयोग से लग जाता है और कालांतर में मानव जाति को एक अनुपम उपहार सुलभ हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। मैं कहता हूं देखिए, इस तरह के कॉलम से आप सीखा करिएगा। अच्छी बातें लिखी जा रही हैं, मिल रही हैं कहीं पढ़ने, तो अपने जीवन में उतारा करिए उन्हें। जम्मू कश्मीर पर सही संदेश। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब लगती है। यहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जो कहा कि पाकिस्तान से उसी सूरत में बातचीत हो सकती है जब वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और उसी प्रतिक्रिया के सीमा के दोनों ओर होना तय है। इसका कारण यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत से मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी शासक उन्हें विदेशियों की तरह देखते हैं। और यह एक सच्चाई भी है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का जैसा दमन और शोषण कर रहा है, उसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसी दमन और शोषण के चलते तब वहां पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग भारत जाने की अनुमति भी मांगते रहते हैं। वहां के लोग ये अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारतीय भूभाग में किस तरह तेजी से विकास हो रहा है, उन्हें किस तरह पाकिस्तान की ओर से ठगा जाता है रहा है। कहना कठिन है कि रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन इसके आसार कम ही है कि वह आतंकवाद को सहयोग समर्थन देने से बाज आएगा। क्योंकि आप देखिए, जितने बार उसने कोशिश की भारत में शांति फैलाने की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। बेशरम है एक तरह से कहिए। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और उनके लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता पाकिस्तान परस्ती का परिचय देते हुए उससे बात करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे यह रेखांकित नहीं करते हैं कि वार्ता के लिए उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 की वापसी का भी सपना दिखा रहे हैं। यह दिवा सपने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अब इस विभाजनकारी और अलगाववादी को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद की वापसी संभव नहीं है। और इसलिए रक्षा मंत्री ने डंके की चोट पर कहा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वह इस अनुच्छेद को वापस ला सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को भी निशाना पर लिया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अनुच्छेद 370 की वापसी के उसके वादे पर मौन धारण किए हुए कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों से सहमत है। उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उमर अब्दुल्ला के इस आकलन से सहमत है कि संसद पर हमले की साजिश करने वाले अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कुछ हासिल नहीं हुआ, या अलगाववादी और आतंकवाद के दौर की वापसी के समर्थक की हमदर्दी हासिल करने वाला ही बयान
बयान है और इसलिए राजनाथ सिंह ने उन पर कटाक्ष किया कि अफजल को फांसी ना दी जाती तो क्या उसके गले में हाथ डाले जाते। और आप देखिए, यह विडंबना ही है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भी चुप्पी साधे, जबकि उसे फांसी की सजा मनमोहन सिंह सरकार के समय ही दी गई थी। एक बात और बताऊं, देखिए क्षेत्रीय पार्टियां ये क्या कहती हैं कि अपने अपने अब 370 आप सभी जानते हैं कि अब किसी भी कीमत में लौटने वाला नहीं है। वो एक तरह से आप देखिए उसके जो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए लोग होंगे उनके लिए एक तरह से आपके लॉलीपॉप है। ये क्या लॉलीपॉप है? कार्यों की हो समीक्षा। विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के मानदेय एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी का झारखंड सरकार का निर्णय सराहनीय है। ऐसे प्रयास सामान्य तौर पर उन कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार कर जाता है जो स्थायी कर्मियों के ही समक्ष पदों पर अपनी सेवा दे रहे होते हैं, परंतु उन्हें ना तो समान काम के बदले समान वेतन मिल पाता है और न ही उनके समतुल्य अन्य सुविधाएं। ऐसे में उनके कार्यों की समीक्षा करती है उन्हें पदोन्नत करना तथा उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार का नैतिक दायित्व होना चाहिए। बहरहाल सरकार ने पारा शिक्षकों, सहिया और जल सहिया और महिला रसोईया बीआरपी, सीआरपी और सहायक पुलिस आदि के हितों को ध्यान में रखते हुए कारण निर्णय लिए। ऐसे में अब इन कर्मियों का दायित्व बनता है कि वह जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहभागी बने। कहने को आप देखिए आवश्यकताओं और उसके सापेक्ष मांगों की कोई सीमा नहीं है, परंतु अपनी मांगों को लेकर सरकार पर अनावश्यक दबाव आंदोलन को हवा देना कतई उचित नहीं है। हाल ही में आप देखिए समाहरण कर्मियों के आंदोलन से राज्य की गतिविधि ठप पड़ गई थी और कई संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और अब सचिवालय सेवा के पदाधिकारी कर्मचारियों के ने विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। और यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वह अगर उनके साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी हो रही हो तो उसका विरोध भी जरूरी है, परंतु वह एक दायरे में हो। ऐसे मामले में सरकार को भी उत्तरदायी रवैया अपनाना चाहिए। अगर उसकी मांगें जायज हैं तो उस पर आप देखिए विचार करना चाहिए। पुलिस बल में आधी आबादी, तो आप देखिए पुलिस भर्ती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा राजस्थान सरकार का हालिया निर्णय एक सार्थक पहल है। और देखिए आप सभी जानते हैं कि आधी आबादी लगभग महिलाओं की है, ये तो सभी जानते होंगे। और देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, इस पर मुझे लगता है कि महिलाएं बेहतर बता सकती हैं। महिलाएं अगर तो उन्हें उनके अधिकार मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। और आप देखते हैं कि फैसला आधी आबादी के रोजगार, सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे पहलुओं से जुड़ा है। ध्यातव्य रहे कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया। यह निर्णय महिलाओं की पुलिस विभाग में भागीदारी बढ़ाने के साथ केवल स्वयं के सशक्तिकरण बल्कि दूसरी महिलाओं की समस्याओं को भी संवेदनशीलता से समझने का परिवेश बनाएगा। और कई जगह तो इस तरह की खबरें आई कि थाने में महिला पुलिस वाली नहीं है। आप सोचिए वहां महिलाओं के जो केस आते होंगे उनका किस तरह से हैंडल होते होंगे। और आप देखते हैं कि इसे 1900, ये जरूर याद रखिए, इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया। यह निर्णय महिलाओं की पुलिस विभाग में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ केवल स्वयं के सशक्तिकरण बल्कि दूसरी महिलाओं की समस्याओं को भी संवेदनशीलता से समझने का परिवेश बनाएगी, क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को बेहतर महिलाएं समझ सकती हैं और बेहतर वो समाधान भी कर सकते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और दरअसल महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते आपराधिक आंकड़े हों या फिर हर पल असुरक्षित होने से भय से जूझने की स्थितियां, आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक परिवेश आवश्यक है। किसी आपराधिक घटना की शिकायत करनी हो या फिर आशंका की जानकारी देना हो, आमजन को भयभीत माहौल बनाने वाली अधिकतर चीजें पुलिस बल से जुड़ी होती हैं। शिकायत के समय और जांच के दौरान बरता गया संवेदनशील व्यवहार पुलिस बल में भरोसा बढ़ाता है। ऐसा ना होने पर लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में पुलिस बलों में आप देखिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ना मानवीय संवेदनाओं के मोर्चे पर प्रभावी बदलाव ला सकता है। यूं भी पुलिस बलों में महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। यही कारण है कि कुछ समय पहले पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बनी संसद की स्थायी समिति द्वारा भी पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% करने की सिफारिश की गई थी। और पुलिस में देखिए सुधार की हमेशा मांग उठती रही है। कई बार ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाते हैं। महिलाएं देश की आबादी का 48% हिस्सा है। हाल के वर्षों में परिवार, समाज और कामकाज मोर्चे पर उनकी भागीदारी बढ़ी है। और आप देखिए अनगिनत उपलब्धियों के बावजूद यह पीड़ादायी है कि हर आयु वर्ग की स्त्रियां आपराधिक घटनाओं का शिकार हो रही हैं।
ऐसे में आप देखते हैं कि ऐसे में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी कम होना देश की आम स्त्रियों के मन जीवन को भी प्रभावित करने वाला पक्ष है। लैंगिक संवेदनशीलता और असहजता पर असर डालने वाला मामला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 75% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। बहुत सी घटनाओं में महिला अपराधियों की भी गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे में महिला शिकायतकर्ताओं की सहजता और जांच के दौरान सहयोग का परिवेश बनाने में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, तो उस पर डाल दिया जाता है, तो पढ़ लिया करिएगा आप लोग। डिजिटलीकरण भूमि सुधार की दिशा में सार्थक प्रयास। आजकल जहां देखिए आप लोग डिजिटल की तो बातें हो रही हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। देशवासियों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने में खेती का सर्वाधिक योगदान है। देश की अधिकांश जनसंख्या की निर्भरता कृषि पर होने के कारण भूमि विवाद, स्वामित्व और जोत की समस्या निरंतर बनी रहती है। भूमि का सही प्रबंधन और न्याय संगत वितरण हमेशा से सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। गहराते भूमि विवाद और स्वामित्व की समस्या के निदान के लिए बिहार सरकार ने भूमि सर्वे का कार्य आरंभ किया और इसके अंतर्गत खात्यान यानी भूमि के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज में बदलाव किया जाएगा। पुराने खात्यान को अपडेट करते हुए उसे विसंगतियों से पूरी तरह से मुक्त किया जाने का प्रयास भी किया जा रहा है और साथ ही भूमि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा होने से भूमि से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक भूमि मालिकों को ही मिलेगा तथा फर्जी तरीके से लाभ ले रहे लोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च लैंड राइट्स इनिशिएटिव के अनुमान के अनुसार पिछले 70 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कुल मामलों में से 1/4 मामलों में भूमि विवाद शामिल थे, जिनमें से 1/3 भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे। देश की आबादी के लगभग आप देखिए 1/3 लोग भूमि विवादों से संबंधित मामलों में किसी न किसी प्रकार के से उलझे हुए हैं और आप देखते हैं कि क्या उलझे हुए हैं इसमें। और भारत में भूमि सुधारों को लेकर संविधान में संशोधन करने और संबंधित नियमों में परिवर्तन करने के बाद भी संरचनात्मक और संस्थागत सुधार नहीं हो पाया। वस्तुतः हमारे देश में भूमि सुधार के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियां हैं जिन्हें दूर किए बिना भूमि सुधार संभव नहीं है। ये प्रमुख चुनौतियां कौन कौन है, ये जरूर नोट कर लिया करिएगा। प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो देश में भूमि संबंधी स्पष्ट और पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है। इस रिकॉर्ड को संभालने वाली विभिन्न एजेंसियों में व्याप्त कुप्रबंधन और पर्याप्त समन्वय के अभाव में विभिन्न स्तरों पर पंजीकृत आंकड़ों में एकरूपता नहीं है, जिसका दुष्परिणाम भूमि मालिकों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण किए जाने से काफी हद तक इन समस्याओं का समाधान संभव है। वस्तुतः डिजिटल तकनीक ने भूमि सुधार की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था को पूरी तरह से तकनीक आधारित नहीं बनाया जाने के कारण अनेक विसंगतियां भी सामने आ रही हैं और भूमि रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारियों में तकनीकी अकुशलता, डाटा के समुचित प्रबंधन नहीं होने और ग्रामीण क्षेत्रों में खसरा खतौनी में नामों की त्रुटि आदि कारणों से भूमि विवाद बढ़ते हैं। और इनके अलावा देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट, बिजली की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण भी भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखने में समस्याएं आती हैं। व्यवहारिक समाधान तो निर्विवाद रूप से भूमि सबसे बड़ी संपत्ति है। भारत में भूमि को पूर्वजों से मिली सबसे बड़ी धरोहर के रूप में संदर्भित किया गया है, इसलिए इसे अस्मिता से जुड़ा हुआ माना जाता है और ऐसे में भूमि सुधार का कार्य व्यवहारिक रूप से किया जाना चाहिए। केंद्र के संरक्षण में राज्यों को भूमि संग्रह डाटा बैंक बनाकर भूमि गणना का आधार बनाते हुए नया नक्शा तैयार करना चाहिए ताकि मेड़बंदी जैसी समस्या से निजात पाया जा सके। और वैसे हमारे देश में खेती योग्य भूमि का छोटी जोतों में एवं बड़ी संख्या में विभाजित होना भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि इसके लिए दशकों पहले चकबंदी जैसी योजना आरंभ की गई थी, परंतु वह देश के कुछ ही क्षेत्रों में सफल हो सकी। तमाम सुधारों के बावजूद भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी की समस्याएं मौजूद हैं, जिन्हें पूरी तरह से भले ही समाप्त न किया जा सके, परंतु डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कम जरूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो खसरा खतौनी के नामों में संशोधन प्रणाली को बेहतर और आप देखते हैं कि सरलीकृत करने की जरूरत है। एक ऐसी योजना तैयार करनी होगी जो 5 वर्षों बाद वास्तविक भूमि स्वामित्व को तय कर सके, जिसमें से फर्जीवाड़ा काफी हद तक कम होगा। भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण मानचित्रण को समय समय पर अपडेशन की उचित व्यवस्था करने की भी जरूरत है।
केंद्र राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए एकीकृत डेटा सेंटर स्थापित करना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर भूमि निवारण केंद्र स्थापित करके जमीनी स्तर पर भूमि सुधार किया जा सकता है। डिजिटल तकनीक के प्रति लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए जागरूक करना होगा। त्वरित न्याय व्यवस्था, तो भूमि सुधार में भूमि से संबंधित बढ़ते मुकदमे एक बड़ी समस्या है। बिना मुकदमे के निस्तारण से भूमि सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की बताती है कि राज्यों में आप देखिए जमीन विवाद के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। वहीं तमिलनाडु, उड़ीसा क्रमशः चौथे पांचवें स्थान पर आते हैं। भूमि विवाद ग्रामीण इलाकों के माध्यम और निम्न वर्गीय लोगों में ज्यादा देखा गया है। पैतृक संपत्ति में हक को लेकर भूमि माफिया द्वारा जमीन खरीद बिक्री में गड़बड़ी, जबरन भूमि अधिग्रहण, मेड़बंदी, नाम के सत्यापन में त्रुटि आदि जैसे विवादों से अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से भूमि मालिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि विवाद में आपसी सहमति से न सुलझने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो बहुत ही खर्चीला और समय की बर्बादी है। और भूमि विवाद के चलते अदालतों पर मुकदमे की बोझ बढ़ रहा है। मुकदमों की निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल जस्टिस ग्रेड डाटा की रिपोर्ट के अनुसार देश भर की अदालतों में जमीन विवाद से जुड़े 57.15 लाख मामले लंबित हैं। इतना ही नहीं, देश भर में लंबित दीवानी मुकदमों का लगभग 70% केवल भूमि विवाद से जुड़े हैं। हाल के वर्षों में भूमि विवाद के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में ग्राम पंचायतों में मुकदमे के निस्तारण हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समन्वित रूप से एक समुचित व्यवस्था बनाने की जरूरत है। पुरानी नीतियों को बदलने के साथ भूमि विवाद निस्तारण केंद्र जिला मुख्यालय पर स्थापित करना होगा और संपत्ति विवादों में कानूनी अड़चनों को पैदा करने वाले कानूनों को संशोधन किया जा सकता है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में भूमि विवादों के निस्तारण की विशेष पहल कर के समय सीमा के भीतर विवादों को निपटाया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश भर में चलाई जा रही जमीन डिजिटाइज करने की दीर्घकालिक योजना इस दिशा में व्यापक बदलाव लाने में सक्षम होने के साथ ही भूमि विवाद के मामलों को कम कर सकती है। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं कुछ, तो इस सभी पक्षों को आप लोग लिखा करिएगा। क्या समाधान हो सकते हैं, क्या समस्याएं बनी हुई, कृषि में नवाचार से ही आएगी खुशहाली। और आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी कही थी, लेकिन नहीं हो पाई। तकनीकी नवाचार ने पिछड़े कुछ वर्षों में दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मैं कह रहा हूं किसानों की समस्याओं को अगर आप बताना चाहें तो बहुत सारी समस्याएं बता सकते हैं, उनका समाधान बता सकते हैं और सरकार की तरफ से जो पहलें की जा रही उनका उल्लेख कर सकते हैं। थोड़ी आपको जागरूकता रखनी है। मैं जब कहता हूं ना कि कान, नाक और क्या आंखें खुली रखा करिएगा, नाक तो वैसे भी खुली रखेंगे, आप हवा लेनी है ना, ऑक्सीजन। क्योंकि आप देखिए अगर आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपको किसानों की समस्याओं का भी मालूम होगा और उनके समाधान किस तरह से हो सकते हैं ये भी मालूम होगा। इसने हमारे जीवन को सरल और अधिक उत्पादक बना दिया है। वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में सबसे आकर्षक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की अपार क्षमता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एक डिजिटल पोर्टल है जिसका उद्देश्य किसानों, कृषि विज्ञानियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर कीट प्रबंधन प्रदान करना। और इस पहल में मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शामिल हैं जिसमें वास्तविक समय का डेटा और उन्नत विश्लेषण की मदद से यह एक ऐप सटीक कीट की पहचान, निगरानी और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि हमारे देश की बेहताशा बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन कर पाना हाल तक एक बड़ी चुनौती है रही है। वैसे इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है और सभी को अनाज सुनिश्चित कराना संभव हुआ है। फिर भी जलवायु परिवर्तन एवं अन्य कारणों से विज्ञानियों द्वारा अन्न उत्पादन में कमी होने की आशंकाएं जताने के बीच हमारे लिए देश की समग्र आबादी को अन्न उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होगी। नवीन तकनीक पर आधारित खेती की व्यवस्था को अपनाना समय की आवश्यकता बन गई है और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए समय समय पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इसमें कीट नियंत्रण, फसलों का विविधीकरण, सब्सिडी प्रदान करना, खाद्यान्न को सुरक्षित बाजार तक पहुंचाना आदि शामिल है। सरकार का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और आप देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करना। इसी दिशा में एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1988 में शुरू हुई और जिसका मुख्य उद्देश्य फसल की बुआई या आप देखिए बुआई से लेकर कटाई तक हानिकारक कीड़ों और बीमारियों से बचाना रहेगा। और कृषि
क्षेत्रों में फसलों को कीटों से बचाना एक मुख्य चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में आप देखिए कृषि के औद्योगिकरण से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध होने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप दूषित भूमि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और पर्यावरण असंतुलन देखने को मिला है। अब समय है कि कीट उन्मूलन के बजाय कीट प्रबंधन को बढ़ावा मिले। हानिकारक कीटों से बचाव के लिए जैविक तरीके को अपनाया जाए और किसानों को इस बारे में जागरूक करते हुए समय समय पर उन्हें इस बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और किसानों को जागरूक करने की जरूरत है और जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन पर हम बात करते हैं, बाकी राजनीति वाले रहते हैं उन पर आप लोग देख लिया करिए, पढ़ना हुआ करे तो। सुशासन और संकल्प पूर्ति, ये आप देखिए नक्सलियों की बात हो रही है। काफी हद तक आप देखते हैं कि अब मुख्य धारा में लौट आए हैं, ये तो आप भी जानते हैं नक्सली। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। नक्सल होता क्या है आप सवाल करेंगे ना। ये तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था, ये याद रखिएगा। 5 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जिस अंदाज में सत्ता में वापसी की है उस पर मनन करने और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के लिए से किए गए वादों का सिंहावलोकन एक बार फिर जरूरी हो गया है। राजनीति के क्षेत्र में जुमला कहे या फिर बोलचाल की भाषा, लोगों की जुबान पर एक ही बात रहती है, वादों का क्या, वादे तो किए ही जाते हैं, बोलकर बिसरा देने के लिए। जुमले और परिपाटी दोनों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने न केवल विराम लगाया, साथ ही किए गए संकल्प को किस अंदाज में पूरा किया, लोगों की भावनाओं और चुनावी वादे को कैसे पूरा किया जाए, यह भी कर दिखाया है। और पीएम मोदी ने पूरे किए वादे, प्रधानमंत्री मोदी ने आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कहा था भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। अच्छा, उसी के बारे में वो होता ही है, तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो दैनिक जागरण है इसकी संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। एक जनसत्ता का आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम के डिमांड के लेवल का ही लिखा जाता है। अब विकसित बनने की बात हो रही है, विकसित भारत बनने की बात हो रही है, तो हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, तो चुनौतियां भी हैं। तो विकसित बनने की चुनौती भरी डगर, इन्हें जरूर आप लोग पढ़िए और याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से आपके मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निबंध भी इस तरह का लिखने के लिए आ सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक ने कहा कि भारत हालांकि 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे तेज सुधारों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी तरह विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत का वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने का संकल्प बहुत चुनौतीपूर्ण है। भारत को चुनौतीपूर्ण है, देखिए अगर चुनौतियों को पूर्ण किया जाए तो पार किया जाए तो बन जाएंगे। भारत को मध्य आय के जाल से बाहर निकलना होगा। यह संकल्प कितना चुनौतीपूर्ण है इसका अंदाजा पिछले दिनों नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की दृष्टिपत्र से लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया कि भारत को विकसित देश बनने के लिए 2047 तक 18,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के साथ 30 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता है। 18,000 अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, 18,000 रुपए की बात नहीं हो रही। इससे मद्देनजर इस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय करीब 2,392 डॉलर है, उसे करीब 8 गुना बढ़ाना होगा। और इस समय देश की जो जीडीपी है 3.36 लाख करोड़ डॉलर है, उसे 9 गुना बढ़ाना होगा। अब आप देखिए प्रति व्यक्ति आय में क्या रहता है कि औसत निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ आप तुरंत सवाल खड़ा करेंगे कि भैया मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दिन में 200 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। आप 2300 महीने के आप देखिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपये कमा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं 2392 डॉलर की। तो ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो अमीर है उनकी भी संपत्ति को ध्यान में रखा जाता है, जो गरीब है उनकी भी इनकम को याद रखा जाता है। यहाँ आईएमएफ के बारे में बात हो रही है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में यूएसए में देखने को मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ये भी है और इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई कब हुई थी इसकी, जुलाई 1944 में हुई थी। और अगर हम नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2000 कब आया था, ये 2015 में आई थी। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य होता है।
गौरतलब है कि 25 अगस्त को प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तरह की भावनाएं देशवासियों ने दिखाई थी, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फिर से वैसी देशभक्ति से परिपूर्ण भावनाएं दिखाने की जरूरत है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए कई अनुकूलताएं भारत के पास हैं और इस वक्त प्रति व्यक्ति आय के साथ एक विकसित देश बनने की भी सभी संभावनाएं। यह एक ऐसा भारत है जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत विशेषताएं इसे एक समृद्ध विरासत के साथ विकसित राष्ट्र के रूप में चिन्हित करेगी। प्रधानमंत्री ने गांव से गरीबी खत्म करने का लक्ष्य तय करने और जिलों को विकास का वाहक बनाने का आह्वान किया है। और निसंदेह विकसित भारत का संकल्प चुनौतीपूर्ण है लेकिन असंभव नहीं है, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि भारत इस डिगर पर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है। वर्ष 2024-25 का आम बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने के मद्देनजर नींव का पत्थर है। इस बजट में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है और इनमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय, विनिर्माण विकास तथा सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा तथा अनुसंधान और नवाचार तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है। और इसमें आप देखते हैं कि उद्योग, कारोबार, श्रम, कृषि, एमएसएमई, कराधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, आधारभूत ढांचा, वित्त क्षेत्र आदि विभिन्न पक्षों के लिए अभूतपूर्व आवंटन किए गए हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडीज, S&P, फिच आदि ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसके तहत राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट और राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट कम करने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के निवेश पर आवंटन बढ़ाने की नीति लंबे अवधि की आर्थिक वृद्धि के लिए सहायक है। बजट अनुमानों के आधार पर अगले 3 वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद GDP के 80% के स्तर पर रह सकता है और जो वित्त वर्ष 2021 के 89.3% से बहुत कम होगा, और इससे राजकोषीय घाटा GDP के लगभग अवधि के 4.9% पर रहने की उम्मीद है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन आप देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। राजकोषीय घाटा की बात करें तो सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी होती है, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूं NCERT आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, आपके बेस मजबूत रहेगा। और इसी वर्ष फरवरी में घोषित अंतरिम बजट में बताया गया राजकोषीय घाटे से कम है। ऐसे में अब इसे और कम करके तत्परतापूर्वक आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से एक विकसित देश बनने के मद्देनजर नीति आयोग की रणनीति के मुताबिक भारत को ऊंचे, आप देखते हैं कि आर्थिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्यात और निवेश में बड़े स्तर पर वृद्धि करनी होगी और तेजी से, आप देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों के बीच नई पीढ़ी के लिए अधिक रोजगार, सभी के लिए सार्थक शिक्षा, कौशल तथा उद्यमशीलता के अवसरों वाले समाज का निर्माण करना होगा। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय बढ़ाकर बुनियादी ढांचे में निवेश पर अधिक ध्यान देना होगा। खाद्य एवं उर्वरक, आप देखते हैं कि सब्सिडी में और कमी के लिए किसी क्षेत्र में शोध और नवाचार सहित बड़े सुधार करने होंगे। और निसंदेह देश को विकसित बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण सेवाएं, सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत होगी। देश में प्रत्येक नागरिक के पास सुविधापूर्ण आवास, 24 घंटे शुद्ध पेयजल और बिजली आपूर्ति, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और बैंकिंग सुविधाओं तथा उच्च जीवन प्रत्याशा के साथ विश्व स्तरीय और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ानी होगी। सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन, DPI और दूरसंचार सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा निर्मित करना होगा। देश के शहरों, बाजारों, व्यापारियों और वित्तीय केंद्रों को दुनिया के सबसे बड़े और शीर्ष केंद्रों के रूप में पहचान दिलानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं, अनुसंधान और नवाचार में आगे बढ़ना होगा। एक ऐसी जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसमें ग्रामीण जीवन स्तर शहरी क्षेत्रों के बराबर दिखाना होगा। साथ ही औसत ग्रामीण आय देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर लानी होगी। और इसमें दो मत नहीं है कि देश को विकसित बनाने के लिए संस्थागत और सामाजिक बदलाव के आधार पर उच्च वृद्धि हासिल करनी होगी, श्रम सुधार करने होंगे, ऊर्जा क्षेत्र की मुश्किलें दूर करनी होगी, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी, अवसरशाही ढांचे में व्यापक सुधार करना होगा, कृषि के अतिरिक्त श्रम बल के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजित करने होंगे,
देश में काफी समय से लंबित पड़े प्रशासनिक सुधारों को अमली जामा पहनाना होगा। न्यायिक प्रक्रिया, कानून के प्रवर्तन में सुधार और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ानी होगी। इन सब के साथ साथ सामाजिक बदलाव को लागू करने जैसे अभियानों के लिए प्रबल राजनीतिक और सामाजिक सहमति बनाई जानी चाहिए होगी। निश्चित रूप से नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत के दृष्टिपत्र के मद्देनजर 2047 तक देश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर करीब 8 गुना और जीडीपी को बढ़ाकर 9 गुना करने के साथ अधिक रोजगार, अधिक गुणवत्तापूर्ण जीवन, अधिक सामाजिक और संस्थागत सुधारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्पष्ट रूपरेखा पूर्ण सामंजस्य के साथ कदम लगाकर लगातार आगे बढ़ाने होंगे। तभी देश के करोड़ों नागरिक विकसित राष्ट्र निर्माण की उच्च भावनाओं से परिपूर्ण होकर देश को विकसित बनाने में अपना हर संभव योगदान देते दिखाई देंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से भारत विकसित देश बनने की कठिन और चुनौतीपूर्ण राह पर आगे बढ़ते हुए 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और $18,000 वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के संकल्प को हकीकत में बदलने में कामयाब हो सकेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइए और अपना 100% दीजिए। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि अगर 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा। धन्यवाद।